सुरेंद्र सोरेन। आज हम बात कर रहे हैं सरयू राय जी से। सरयू राय किसी नाम के मोहताज नहीं है और इस शख्सियत ने जो एक लकीर, बड़ी लकीर घोटालों के खिलाफ खींची है, उसमें एक अंश और जुड़ गया है। जी हाँ, पूर्व सीएम रघुवर दास के घोटाले पर आधारित पुस्तक मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला, जिनका विमोचन हो चुका है, इससे संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद सरयू राय जी हैं और इनसे समझते हैं कि लम्हों की खता क्या थी जो सदियों ने सजा पाई है। लम्हों की खता, यह पुस्तक का टाइटल है, नाम है, और इसके विषय में थोड़ी सी प्रकाश में आपने कहा है कि यह पुस्तक विहित स्वार्थ और शासन व्यवस्था के भ्रष्ट आचरण द्वारा जनहित की एक बहुचर्चित परियोजना की भ्रूण हत्या के वस्तुपरक अध्ययनों के नतीजों पर आधारित है। मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला, यह किताब देख लीजिए, जो बाजार में आ चुकी है पाठकों के लिए। इससे पहले ही सरयू राय ने इसके कुछ अंश अपने ट्विटर हैंडल पर डाले थे, ताकि किसी की अगर कोई आपत्ति हो तो उस पर विचार किया जा सके। इस पुस्तक की लम्हों की खता, इस टाइटल से ही शुरुआत करते हैं सरयू राय जी। लम्हों की खता क्या थी और किन की थी? कि एक मुजफ्फर रजवी साहब नामी शायर हैं, उनकी एक शेर है, और वो शेर है कि जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। बेशक। तो ऐसी खताएं जो करते हैं, अगर वे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में मंत्री हैं, सरकार में अधिकारी हैं, तो उनके ऐसी खता की सजा जो किसी एक खास क्षण में हुई है, किस तरह से 15-20 वर्षों के बाद भी जनता उसको भुगतती है, इसके आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। 2005 में रांची शहर के सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर बनाने के लिए मैनहट्ट नाम की सिंगापुर की एक फर्म को बहाल किया गया। मेरी उस समय आपत्ति थी कि आप जिस तरीके से इसको बहाल कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। बाद में विधानसभा का सदस्य था, तो एक समिति के संयोजक के नाते मेरे पास इसकी जांच का मामला आया जी। मैं भी असमंजस में था और मेरे ऊपर भी कम दबाव सलाह देकर डालने वाले लोग नहीं थे कि अपनी ही सरकार है, परंतु मुझे लगा कि जनहित का मामला है जी। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जो सही बात है आनी चाहिए। मैंने सही रिपोर्ट कार्यान्वयन समिति के संयोजक के नाते मेरी रिपोर्ट आई तो उस समय की सरकार ने इस पर 5 अभियंता प्रमुखों की कमेटी बना दी। उन्होंने भी कहा कि निविदा की शर्तों के तकनीकी आधार पर मैनहट्ट की नियुक्ति नाजायज है, और एक ने तो यहाँ तक लिखा कि इसमें निविदा प्रकाशित करने से लेकर निविदा के निष्पादन के हर चरण में भारी भूल हुई है। इसके बाद मामला आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने परिवाद दिया और निगरानी विभाग में निगरानी विभाग की जांच हुई। निगरानी ब्यूरो के उस समय डीआईजी थे, बाद में आईजी हो गए एमवी राव साहब, जो आज डीजीपी हैं। इन्होंने 2 वर्ष में कम से कम 6 बार चिट्ठियां लिखी और सरकार से कहा कि इसकी जांच के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक प्रतीत हो रही है, इसलिए आप जांच करने की अनुमति दीजिए। जांच करने की अनुमति नहीं मिली। इस बीच में निगरानी विभाग का जो तकनीकी परीक्षण कोषांग है, उसने इसकी जांच किया और जांच में उसने कह दिया कि टेंडर प्रकाशन में, टेंडर में योग्यता के मूल्यांकन में, टेंडर में तकनीकी क्षमता के मूल्यांकन में, टेंडर में वित्तीय निगोसिएशन में, इन सबों में गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं। अब सवाल है कि इतनी बार कमेटी की रिपोर्ट आई, तकनीकी परीक्षण कोषांग की जांच रिपोर्ट आई, 5 अभियंता प्रमुखों की रिपोर्ट आई, निगरानी ब्यूरो जांच करने की अनुमति मांग रहा है, अनुमति नहीं मिल रही है, तो इसके बाद भी कोई कार्रवाई न हो और वह संस्था बाद में काम छोड़कर अपनी शर्तों पर चली जाए, तो मैं हमेशा से इस बात को कहते रहा हूँ। और इस पुस्तक को, इस सारी घटना को, सारे विवरण को पुस्तक के रूप में देने के लिए मेरी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब मुझे विवश होना पड़ा कि मैं पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उस समय के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूं, तो मैंने अपने क्षेत्र की जनता से कहा था
कि इस मामले को मैं पूरी तरह से जनता के सामने लाऊं। हम वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल इस तो उस पुस्तक के बारे में कह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, लिखा है हमने। अब इस पुस्तक में जो बहाल हुआ परामर्शी, उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद भी आज रांची में सीवरेज ड्रेनेज की क्या स्थिति है, उसके डीपीआर के आधार पर काम क्यों नहीं हो सका, उसमें क्या कमियां थी, उसने कौन कौन गलतियां की, और इस बीच में जो फर्स्ट फेज है, 4 चरणों में योजना लागू होनी थी, इसके पहले चरण का भी काम पूरा नहीं हो पाया और मैनहाट भाग गया इसमें से, उसको पर्यवेक्षण भी करना था। और 4 चरणों के काम के बाद अब स्थिति आ गई है कि ये योजना के लिए फिर से एक महीना पहले नया टेंडर निकाला गया है कि एक नया परामर्शी इसके लिए बहाल किया जाएगा। बिल्कुल, वो हर बार बरसात के वक्त में हम राजधानी में फिर से मैनहट्ट को जिंदा होते देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैनहट्ट ने एक डीपीआर बना दिया, उसके आधार पर आपको ड्रेन बनाना था, सीवेज बनाना था जी। एक नई घटना हो गई 2015-16 में, इसके समानांतर बिना नगर विकास विभाग से पूछे हुए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने नाले बनाए और फर्स्ट फेज में जो काम होना था उसकी कुल कीमत 148 करोड़ रुपए आंकी गई थी जी। और ये जो नाले बने हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, इन पर 138 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज जहाँ जहाँ नाले बने हैं वहाँ जल जमाव ज़्यादा होता है। नाला में लोग कहते हैं कि पानी निकलता नहीं है, लोग कहते हैं भी आश्चर्य है इसमें पानी घुसता कहाँ से और कैसे है। तो ये घोटाले केवल मैनहट्ट के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी घोटाला किया इसमें, और रांची की स्थिति नारकीय हो गई है। तो एक क्षण में 2005 में जो गलतियां हुई उसे 2000 और उस गलती को बताया गया, कई बार बताया गया। मेरा यही मानना है कि काम करते समय किसी से भी, मंत्री हो, अफसर हो, विधायक हो, से गलती हो सकती है। जो काम करेगा गलती हो सकती है, और जब बता दिया जाए कि भाई साहब आपसे गलती हो गई है, आप उसको सुधार लीजिए। अगर गलती को आप सुधारेंगे नहीं और उसको दबाने के लिए गलती पर गलती करते जाएंगे तो मतलब आप इसको गलती की श्रेणी में नहीं मानते, आप इसे घोटाले की श्रेणी में मानते हैं। इसलिए मानता हूं कि गलती आपके दिमाग में आपके पास सूचना होगी आपने गलती किया, आपको सुधारना चाहिए। आपने सुधारा नहीं, गलती पर गलती किया। एक विधानसभा की समिति बना दी गई जांच करने के लिए, जब आवाज विधानसभा में उठी जी। उस समिति ने कैसी जांच रिपोर्ट दी है मैंने पुस्तक में लिखा है। पूरी रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट अक्षर से शामिल है, जो मैंने आपके ट्विटर पर भी देखा। कितनी राशि की ये घोटाले हैं? ये घोटाला मुश्किल से ज्यादा नहीं 23-24 करोड़ का है, 22 करोड़ का होगा। ये तो डीपीआर बनाने का ही घोटाला है। अब डीपीआर के आधार पर काम शुरू होता, उसमें क्या होता और क्या हुआ उसको तो नापने का कोई पैमाना नहीं है। तो विधानसभा की समिति ने जो रिपोर्ट दिया, सतही रिपोर्ट दिया, घटिया रिपोर्ट दिया, कहा जाए तो प्रायोजित रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में एक अंश था कि भाई इसकी तकनीकी जांच करा के आप कार्रवाई करिए। अब तकनीकी जांच किस बिंदु की होगी, क्या होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तकनीकी जांच कराने के लिए नगर विकास विभाग में ही जो आरआरडीए के चीफ इंजीनियर हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। उन्होंने कह दिया कि सब कुछ ठीक हुआ है। और मेरी समिति में जब पूछताछ हुई अभियंताओं से तो टूट गए। उन्होंने कहा साहब हमको तो बताया ही नहीं गया, हमको दिखाया ही नहीं गया। तो इन दोनों समितियों के द्वारा एक गलती को दबाने की कोशिश की गई। और जब कार्यान्वयन समिति ने मेरे सभापतित्व में सही प्रतिवेदन दिया तो मेरे खिलाफ रांची से लेकर दिल्ली तक ये बात फैलाई गई कि मैं तो व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता से, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से किसी को बदनाम करने के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो आज ज़रूरत इसलिए है कि एक गलती एक खास क्षण में हो गई, आपने दबाने का प्रयास किया। आप साहब जब सामने बात आई कहते गलती हो गई साहब, हम फिर से दोबारा करते हैं। अर्जुन मुंडा जी ने विधानसभा में कहा था कि आप सब कहिए तो मैं दोबारा कैबिनेट में विचार कराऊंगा इस पर, न पक्ष बना न विपक्ष बना। सांझ को आंच किया, ये रघुवरदास जी का भाषण था, और विपक्ष का कहना था घोटाला हुआ, उसके लिए समिति ही बननी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर, इसके बाद फिर हम इसके अलावा जो दूसरी पुस्तकें लिखी गई है सरयू राय जी की ओर से, सरयू राय जी ने, उस पर भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे इस पहलुओं को जोड़ते हुए। छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुस्तक का नाम है लम्हों की खता, और ऐसी खता झारखंड में बार बार होती रही है, और कुछ खता तो ऐसे हैं जो सरयू राय जी की तरफ से ही, सरयू राय जी की अगुवाई में ही, इनकी लीडरशिप में ही इसका पर्दाफाश हुआ है, पोल खोल हुआ है। फिर से हम वापस
मेनहट नियुक्ति घोटाला पर ही आते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में हम ये जवाब चाहेंगे कि मेनहट घोटाले को ही आपने इस वक्त पुस्तक का विषय क्यों चुना? दो कारण थे इसके। एक तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ जो सलूक हुआ, अपमानजनक सलूक हुआ, वो इसी कारण हुआ कि मैंने मेनहट के घोटाले को न केवल उठाया था, उजागर किया था, बल्कि मैं उसके बारे में हमेशा कहता रहता ही गलत हुआ है। और दूसरा कि जब मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सामने आया तो वहाँ की जनता को मैंने बताया था वह एक ऐसा काम हुआ है। और अभी तो आप मुझसे जुबानी सुन रहे हैं, मैं आपके लिए चुनाव के बाद इसको सार्वजनिक रूप से विवरण के साथ, तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगा। चलिए, ये चुनावी वादे में शामिल हो गया। चुनावी वादे में शामिल था। हाँ। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में आला कमान ने मेरे साथ जो सलूक किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया उन्होंने। जो लोग मेरे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं और आज ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हैं आला कमान में, उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। तो ये कह सकते हैं कि ये बदले की भावना से की गई लिखी गई किताब है। आईना दिखाने की बात है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, उसमें कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा के संकल्प की जो कसौटी है, उसके आधार पर इसकी मीमांसा को करनी चाहिए। तो जनता से किया गया वादा और भाजपा का जो आला कमान है, भाजपा के नारे आईना दिखाने की कोशिश है। अब भी आप अपना नजरिया ऐसे वाकयों के बारे में बदलिए ताकि सच परास्त नहीं हो। वैसे सच परास्त नहीं होता है, परेशान होता है। तो सच को परेशान करने का प्रयास किसी को करना नहीं चाहिए, ये उद्देश्य है। रघुवर दास, पूर्व सीएम, उनकी इस किताब के बारे में थोड़ी प्रतिक्रिया भी आ गई है। क्या लगता है कि एक शहर में रह करके दो मिजाज के लोग वहाँ ने अपनी इमेज बनाई, अलग अलग राजनीति में भी अपनी इमेज बनाई, और अलग अलग आपने इसके अलावा रचना में, लेखन में, साहित्य में भी, पर्यावरण में, हर व्यक्ति की अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी खामियाँ होती हैं, तो उसको लेकर ही हम सभी जिंदा रहते हैं। मगर इस पुस्तक के बारे अगर प्रतिक्रिया रघुवर दास जी की तरफ से आई है तो मैं तो यही कहूँगा कि 168 पृष्ठ की पुस्तक में कोई एक वाकया ऐसा बता दें जो मनगढ़ंत है, जिसको मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है और जिसका सबूत फाइलों में नहीं है। जब जांच करने का काम शुरू किया कानून समिति ने, तो रघुवर दास जी ने 2 बार पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को, ये गलत हो रहा है, हमारे अफसरों को क्यों बुलाया जा रहा है। एक बार उन्होंने अपना काम कर दिया है, बार बार बुलाने से उनका मनोबल घटता है, तो उन्होंने प्रयास किया कि कानून समिति जांच ही न करे। नामधारी जी अध्यक्ष थे, फाइल रुक भी गई। अर्जुन मुंडा जी की सरकार बदली और आलमगीर आलम साहब जब फिर से अध्यक्ष हुए विधानसभा के, तब दोबारा फाइल लौट कर मेरे पास आई। फिर आलमगीर आलम साहब को भी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चिट्ठी लिखा है, वो चिट्ठियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो साहब, कोई एक मंत्री है, कोई एक विधायक है, अगर विधानसभा की समिति कोई जांच करती है तो उसके सामने आपको वस्तु स्थिति रखना चाहिए। ये मामला है, ये नहीं रखने के बदले में आप जांच को ही रुकवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा मामला है जिसमें विधायिका ने, कार्यपालिका ने और न्यायपालिका ने, शासन के इन तीनों अंगों ने अपनी सही भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। PIL भी दर्ज हुए, PIL 2 दर्ज हुए और PIL के बाद दोनों PIL में जिसको कहेंगे कि बलहीन, बिना फोर्स के आदेश हुए कि आवेदक जाएं विजिलेंस कमिश्नर के यहाँ और तथ्य होगा शिकायत में तो विधि सम्मत कार्रवाई जांच की जाएगी। अब तथ्य रहते हुए विजिलेंस ब्यूरो के IG मांग रहे हैं कि हमको जांच करने की अनुमति दीजिए, आप साहब जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। विजिलेंस के दूसरे आर्म बाह ने जांच किया और पाया कि ये गलत हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं हुई। और एक विडंबना और है कि जब भी लोकप्रिय सरकार रही है झारखंड में इस बीच में, तब तक इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, चाहे वो पूर्ण बहुमत की हो या मिलीजुली, चाहे डबल इंजन की हो या सिंगल इंजन की हो या मल्टी इंजन की सरकार हो, किसी में मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा। मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैंने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है
2 महीना पहले कह दिया है, और ये मानकर कह दिया है कि उनसे हमारे बड़े अच्छे आत्मीय संबंध रहे हैं। इसमें उनका कुछ असमंजस हो सकता है, मगर मैंने उनको बताया भी है कि ये रास्ता आपके लिए उचित होगा। अब मुझे उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया जिंदा रहती है, वो क्या करते हो जाने, उन बातों को विस्तार से बताना आज मुझे सही नहीं लगता है। अभी भी मेरी उम्मीद है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ किसी को जेल भेज दीजिए, पर कम से कम जिन्होंने गलती किया है वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी तो मांगे कि हमारी एक गलती के कारण 21 करोड़ 40 लाख की एक गलती के कारण 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है यहाँ रांची में, ढाक के 3 पार 3000 करोड़ से कम में भी योजना नहीं बनने वाली है। तो लम्हों की खता के बारे में कोई माने तो कि हमने खता की है, खता और माने, कोई ये कहे कि आप बदनाम कर रहे हैं। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कि एक शब्द कोई बता दे हाँ। कि मैंने अनुचित लिखा है इस किताब में। आप नहीं बताते हैं, आप खड़ा होकर पब्लिक से माफ़ी मांग लीजिए कि साहब मुझसे गलती हुई, जनता मुझे माफ़ कर दे। खास करके रांची की जनता, कहना तो चाहिए कि लम्हों ने खता की और रांची की जनता ने सजा पाई, ये स्थिति है। तो मेरा इस पर ये नहीं है, भाई अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में यह मामला चला गया, जिस रास्ते पर जाना चाहिए उसे अलग पटरी पर चला गया। विषय चल रहा था कि निगरानी जांच करे, और मामला होते होते हो गया कि नगर विकास विभाग ही इसकी जांच कर ले, जिस विभाग में घोटाले हुए। तो अगर अर्जुन मुंडा जी ने उस समय निगरानी जांच दे दिया होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के पहले लोग जेल के शिक्षों पर चले गए होते, वहाँ चले गए होते। पर नगर विकास विभाग ने आज तक जांच नहीं किया। अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने जांच के लिए कहा तो नगर विकास विभाग आज तक तो जांच करके देता। तो नगर विकास विभाग के जो लोग हैं, या तो उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं समझा, या लोगों ने समझा कि जब 2005 से मामला चलते लटकते आ रहा है तो अभी चला जा लटकता। 15 साल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। 15 साल बाद यह किताब आई है, नतीजा कुछ अभी आया नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भ्रष्टाचार का हाल झारखंड में क्या होता है, इसका हश्र क्या होता है, इस पर भी थोड़ी बात करें। के बाद आपका स्वागत है। मैनहट्ट से लेके मुख्यमंत्री तक, यानी पूर्व सीएम रघुवर दास अभी चर्चा कर रहे थे सरयू राय जी कि अगर मैनहट्ट के तहत अगर उन पर कार्रवाई हो जाती तो राज्य को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में शायद उन्हें देर लगती या फिर मुमकिन नहीं हो पाता। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी पर कार्रवाई करना नहीं चाहते, राजनीतिक दल के व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, यानी हर एक व्यक्ति एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है? मुझे यही लगता है जो आप कह रहे हैं जी। आप मेरी पीठ सलाह दीजिए, मैं आपकी पीठ सलाह दूंगा, जिसको अंग्रेजी और जब जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा हंगामा जरूर। यू स्क्रैच माई बाइक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। और विधानसभा में सब जगह भारी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को गालियां देंगे, स्तरहीन रवैया अपनाएंगे। और एक और विडंबना है, विधानसभा में जब कोई मामला उठता है तो हम लोग फेफड़े की पूरी ताकत लगा देते हैं एक दूसरे को अपशब्द कहने में, मगर विधानसभा की समिति बन जाती है तो फिर हम मान लेते हैं कि विधानसभा समिति बनवा कर ही हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, सरकार की फैयत हो गई, विधानसभा की जांच समिति बनी। उस जांच समिति में जो सदस्य हैं वो रुचि नहीं लेते हैं कि जांच सही जगह पर पहुंचे। मैंने लिखा है इस पुस्तक। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, जो विपक्ष में होते हैं वो पक्ष में आ जाते हैं, पक्ष वाले विपक्ष में चले जाते हैं। एक दूसरे को किसी भी विधानसभा की समिति में अगर मैं हूं या कोई दूसरा है और उसकी जांच के लिए हमने फेफड़ों की ताकत का इस्तेमाल करके 3 दिन 4 दिन विधानसभा की कार्रवाई बंद करा के तब विधानसभा की विशेष जांच समिति बनवाया है और उसमें हम सदस्य हैं, तो हमारी भूमिका तो होगी जो आरोप मैंने लगाया उसको साबित करने का प्रयास करूँ मैं जी। उसमें भी लोग सो जाते हैं, लगता है कि जो विधानसभा की विशेष समिति का सभापति बन गया उसी का दायित्व है कि उसको रिपोर्ट दे देना है, और बाकी लोग अपना सदाशयता में उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। मैंने इसमें लिखा है कि मैंने अपने जीवन में विधानसभा की कोई एक ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है जो इस तरह की हो, जो 1.5 पन्नों की हो, मात्र 1.5 पन्ने 2.5 पेज। विधानसभा समिति की जब रिपोर्ट होती है तो उसमें एक भूमिका उसकी रहती है, क्यों समिति बनाई गई,
फिर इसमें अफसर सरे कौन कौन लोग हैं, फिर हमने किन किन बिंदुओं पर विचार किया, हमारा निष्कर्ष क्या निकला, तब निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसा दी जाती है। सेट फॉर्मेट है, कुछ नहीं हुआ है। 1.5 पन्ने में रिपोर्ट दे दी गई है और कहा गया है, समिति ने अनुशंसा में कहा है कि सरकार कतिपय तकनीकी बिंदुओं की जांच कराकर आगे कार्रवाई कर सकती है। वो तकनीकी बिंदु क्या हैं, आपने जांच किया तो कहाँ से तकनीकी बिंदु आए हैं, कोई उल्लेख नहीं है। और एक कमेटी और अपने ही विभाग की बना दी गई और उस विभाग के मुख्य अभियंता ने दे दिया कि सब कुछ सही हुआ है। तो अगर कार्यान्वयन समिति ने इस विषय को नहीं पकड़ा होता, ये मामला तो 2006 में ही दफन हो गया होता। तो मेरी गलती कोई है तो यही है कि कार्यान्वयन समिति का सभापति बना और उसके नाते ये सारे समितियों की रिपोर्ट मेरे पास आई, उसमें रिपोर्ट भी आई। मैंने इसकी छानबीन की कि साहब आपने कैसे रिपोर्ट दिया है, और छानबीन की उससे एक प्रतिवेदन निकला और उससे साबित हुआ कि गड़बड़ झाला हुआ है, घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है। उसको आगे संपुष्ट किया 5 अभियंता प्रमुखों की समिति ने और विजिलेंस के टेक्निकल सेल ने। तो मैंने अगर हमारी समिति ने रिपोर्ट नहीं दिया होता तो अनेक मामलों की तरह ये मामला भी विधानसभा में हल्ला गोला होने और 3 दिन तक विधानसभा स्थगित रहने के बाद वहीं का वहीं दम तोड़ दिया होता। तो विधायिका को जो करना है, उसका जो दायित्व है, हम कहाँ पूरा कर पा रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि जो मौजूदा सरकार है और जिस मौजूदा सरकार में जो राजनीतिक दल है, वो पिछले जो मुद्दे पहले उठाते थे, सीबीआई जांच तक की मांग करते थे, भूख से मौत की मामलों में भी इनकी जो आवाज़ उठती थी, अब उन मामलों में क्या सक्रियता नजर आ रही है? जिन घोटालों की बात इन्होंने, कंबल घोटाले की बात की या जितनी भी घोटालों की इन्होंने बात की, कोई दिलचस्पी फिलहाल मौजूदा सरकार में उन मामलों को लेकर नजर आती है? देखिए, मेरा प्रयास है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। 6 महीने सरकार को बने हुए हैं, 3 महीना से कोविड ही है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तो 1 दर्जन ऐसी पुस्तकें सामने आ जाएंगी। मैंने जिन जिन विषयों को उठाया है, उन विषयों में मैं 4 साल तक तो कम से कम विधानसभा का सदस्य हूँ, अगर विधानसभा बीच में बंद नहीं हो जाती है तब। बेशक। तो मैंने जिन बिंदुओं को उठाया है, मेरा ही कहना है कि मैंने कोई भी एक विषय विधानसभा में और विधानसभा के बाहर नहीं उठाया है जिसमें तथ्य नहीं है या जो मोटिवेटेड होकर किसी पर आरोप लगाने के लिए उठाया गया है। तो मैंने तो जितने विषयों को उठाया है, अगर सरकार उसके साथ न्याय नहीं करेगी, मैं तो सारे दस्तावेज के साथ जनता के सामने ऐसी जनता के अदालत में आप लेकर रख दूंगा, मैं मानूंगा। अब मैं तो जबरदस्ती किसी सरकार से कार्रवाई नहीं करा सकता हूँ। सरकार कार्रवाई करे न करे, मैं अपनी कार्रवाई करूंगा कि लोगों के सामने बता दूंगा कि तथ्य ये है। कभी कोई ऐसा समय आएगा, तथ्य तो मरते नहीं है, कभी समय आएगा इन सारे किताबों की शक्ल में, दस्तावेजों की शक्ल में विचार होगी। हो सकता है कोई सरकार, आज PIL एक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर भी है, जिंदा है। 2 PIL पर दोनों में यही आदेश हुआ कि विजिलेंस कमिश्नर के पास जाइए, आवेदक को कहा गया, और तथ्य होगा आपकी शिकायत में तो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक तीसरा मामला भी पेंडिंग है, देखिए क्या होता है। पिछले वर्ष कहा था कि ऐसा ना हो कि तीसरा मुख्यमंत्री मेरे हाथों जेल जाए। आपने जो 2 किताब चारा घोटाले पर और मधु कोड़ा लूटकांड पर आपकी जो किताब आ चुकी थी, ये तीसरी किताब है। नतीजा क्या, 15 साल के बाद आप किस नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो जेल जाता है या जो जेल गया और जो आगे जा सकता है, वो अपनी करनी से जाता है। उसका श्रेय या उसका इल्जाम मुझ पर आ जाता है। मैं तो अपनी भूमिका निभाता हूँ। जेल जाने के लिए लोग अपने ही पर्याप्त इंतजाम करते हैं। और लालू जी हम लोगों के मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। अब भी मेरी फ़ोन से कभी कभार या मिलने के प्रयास में कभी कभी बात हो जाती है उनसे, मुझे तकलीफ होती है। लालू जी अच्छे मित्रों में से थे। मधु कोड़ा हम लोगों के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। ऐसे लोगों को सज़ा मिलती है और लोग कहते हैं कि मेरे कारण हुआ है, तो मुझे तो थोड़ी तकलीफ होती है। आगे भी कोई ऐसा काम करता है और आगे भी हो जाएगा और मेरी उसमें थोड़ी भी भूमिका है तो मुझे तकलीफ तो होगी। आगे जैसे कि आपने कहा कि लालू प्रसाद जी से बात होती है, मधु कोड़ा जी से भी बात होती है, तकलीफ भी होती है, क्या रघुवर दास से भी आगे बातचीत होगी? पहले भी हुई है पहले भी हुई है। ऐसे वाकयों को जाहिर करना ठीक नहीं होता है। मगर पहले भी बात हुई 2013 में, एक सांसद के घर पर बात हुई है, वो गवाह हैं क्या क्या बातें हुई। आगे मौका आएगा तो बात होगी, क्यों नहीं बात होगी। कुछ कदम, मगर अगर कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम हम बढ़े आगे। ऐसे जैसे ये मामले हैं, अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हूँ।
और मेरा कहीं से व्यक्तिगत रिश्तों की बात कर रहा हूँ। किसी कोने से है ना कि ऐसे रिश्ते तो राजनीति में रहकर ही व्यक्तिगत रूप धारण करते हैं। लालू जी से हम लोगों के रिश्ते राजनीति के पहले से हैं और व्यक्तिगत रिश्ता है। मधु कोड़ा भी कार्यकर्ता के रूप में उनसे रिश्ता बना था। अब ये रिश्ते तो राजनीतिक रिश्ते ही हैं। लोग किताब लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, किस्से कहानियां लिखते हैं या दृष्टांत लिखते हैं। आप घोटालों पर ही किताब लिखते हैं, क्या आगे भी हम उम्मीद करें कि कई और किताबें आपके जहन में चल रही हैं? देखिए, जो इस तरह के आपने चर्चा किया, उस तरह के जो विषय होते हैं उस पर लिखने के लिए उम्दा श्रेणी का दिमाग चाहिए और उस तरह का अभ्यास चाहिए, उस तरह की तपस्या चाहिए, तब ऐसी किताबें साहित्य में आती हैं या अपने निजी जीवन के प्रसंगों से आती हैं। ये तो तथ्यों का संग्रह है, इसमें कहीं कोई मेरी विशेषता नहीं है। आपका अपना विश्लेषण या आपके अपने तथ्यों नजरिए का संग्रह किया और मेरा प्रयास यही रहता है कि पढ़ने वालों को पुस्तक रोचक लगे, इसलिए उसको एक खास अंदाज में लिखने का प्रयास होता है। वही प्रयास इसमें मैंने किया है कि एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में किसी की रुचि नहीं होगी। साहब सीवरेज ड्रेनेज बनना था, बना नहीं बना, रोज गलियां नालियां बनती हैं नहीं बनती हैं, तो जनता क्यों इसके बारे में चिंतित रहेगी, क्यों पढ़ेगी हमारी पुस्तक? सही बात है। तो मैंने थोड़ा रोचकता कैसे आए वो रखा, मगर तथ्यों के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। हो सकता है कुछ तथ्य छूट गए हों, पढ़ने के बाद कोई ध्यान दिलाए कि छूट गया है, तो जब दूसरा एडिशन इसका निकलेगा। अच्छा, इसका दूसरा एडिशन मिलाने की कोशिश होगी आपकी? अब हमारी पुस्तक पढ़ेंगे आप जैसे लोग, उनकी कोई प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, इसमें कुछ छूट गया है उसका याद दिलाएंगे। और पुस्तक का जो पहला संस्करण हमने 5000 कॉपी छपवाया है, ये बिक जाती है, ख़त्म हो जाती है, लोगों की रुचि इसमें रहती है, तो दूसरा संस्करण आएगा। चलिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरयू राय जी। तो सरयू राय जी थे हमारे साथ। लम्हों की खता क्या खता है, यह जानने के लिए आपको ये पूरी किताब पढ़नी होगी। 168 पेज की ये किताब है और सीवरेज ड्रेनेज घोटाले को लेकर मैनहट्ट की जो गलत तरीके से नियुक्ति की गई थी उससे संबंधित तमाम दस्तावेज इस किताब में शामिल है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। चलिए, नमस्कार।